Hello everyone. Modern India history is one of the most important subject for UPSC. Many of you might have heard about Spectrum by Rajiv Vahi. It's a popular choice because it's very concise, to the point, and very exam focused. But here's the big question. Is Spectrum enough? Should you rely solely on it for your preparation? The answer from my side is no. Today I will explain why Spectrum, though useful, should not be your only source for modern history. फर्स्ट वील सी द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि कंसाइज है, ठीक है, इट्स इजी टू रीड, लेस टाइम कंज्यूमिंग और कंसोलिडेटेड मटेरियल आप लोगों को एक जगह पर मिल जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम में अगर हम पहला देखें तो लैक ऑफ डेप्थ एंड कॉन्टेक्स्ट। कंसाइज है लेकिन कई बार इम्पोर्टेंट इवेंट्स का डीपर कॉन्टेक्स्ट हम मिस कर जाते हैं, तो हमें सिर्फ एक सरफेस लेवल आइडिया मिलता है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपको स्पेक्ट्रम में फैक्चुअल पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्चुअल पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन मेंस क्या डिमांड करता है? मेंस डिमांड करता है एनालिटिकल थिंकिंग, है ना, डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है जो आपको स्पेक्ट्रम से नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मीन्स में क्वेश्चन आए, हाउ डिड गांधीज मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू द वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो स्पेक्ट्रम में आपको इस टॉपिक का सिर्फ एक सरफेस लेवल आइडिया मिलेगा। ठीक है, एनालिसिस और एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत कम मिलेंगे, मिस रहेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी के आंसर में एनालिसिस और इंटरकनेक्शन जरूरी होते हैं जो स्पेक्ट्रम से तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है? लिमिटेड कवरेज ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करें, ट्राइबल मूवमेंट में अगर मैं बात करती हूँ संथाल रेबिलियन के बारे में, ठीक है, तो ट्राइबल मूवमेंट जैसे संथाल रेबिलियन और वुमेन्स रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल की बात अगर पूछ ली जाए तो इसको बहुत ब्रीफली कवर किया गया है। दलित मूवमेंट्स हो गए, अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन हो गया, तो इनके बारे में बहुत सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी वहां पर। ठीक है, तो अगर यूपीएससी किसी लेसर नोन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ ले तो स्पेक्ट्रम से आपका आंसर इनकम्प्लीट हो सकता है या बहुत कम अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, फिर तीसरा जब हम आते हैं तो स्पेक्ट्रम एग्जाम फोकस्ड है बट इट इज नॉट कॉन्सेप्ट फोकस्ड। तो प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम अगर हम देखें फॉर प्रीलिम्स कंसाइज है ना, इसमें हम देखते हैं कि हमें फैक्चुअल चीजें मिल जाती हैं, लेकिन एनसीईआरटीज और अदर सोर्सेज के बिना बहुत सारे गैप्स रहेंगे। ठीक है, मेंस के लिए आपको एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चाहिए, तो आपको वो डेप्थ जो है वो स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती। ठीक है, और चौथा क्या है कि बहुत लो आउटपुट रहता है इसका मेंस में। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम अगर देखें तो मेंस प्रॉब्लम बन जाएगा अगर खाली स्पेक्ट्रम पे आप लोगों ने रिलाई किया। तो आप स्पेक्ट्रम से रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन सोलली डिपेंड मत करना उस पे। अगर आप सोलली सिर्फ स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करोगे मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए, प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और आजकल तो प्री भी क्लियर नहीं होगा क्योंकि प्री इज ऑल्सो डिमांडिंग डेप्थ। प्री में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी डेप्थ में आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो एडवांटेज क्या है कि टाइम तो कम लगेगा, है ना, कंसाइज भी है, देयर इज नो डाउट इन इट, बट एंड रिजल्ट ये क्या मिला, ये आप लोगों को देखना होगा। क्या मैं पीवाईक्यू प्री और मेंस दोनों के सॉल्व कर पा रही हूँ, ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, व्हाट वाज द रोल ऑफ एओ ह्यूम इन फॉर्मिंग कांग्रेस, ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहां से आप मेंस में नहीं लिख पाओगे 250 वर्ड इसमें। फिर अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको बोलूं कि कंपेयर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शनिंग ऑफ अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाउ डिड द लेटर मार्क अ शिफ्ट इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, तो इन तरीके के क्वेश्चंस में हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। ठीक है, और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि प्री और मेंस
की तैयारी कभी अलग-अलग नहीं होती। स्पेशली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री ले लो, आप पॉलिटी ले लो, इन जैसे सब्जेक्ट्स में कभी अलग नहीं होती, इवन सारे सब्जेक्ट में, ठीक है? अगर आप पॉलिटी के लिए भी खाली लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हो, तो आप मेंस में फँसोगे। प्री आपका निकल भी जाएगा, तो मेंस में ज़रूर आप फँसोगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत से आप सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। मेंस के लिए लक्ष्मीकांत नहीं बनी है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो क्या है कि प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर चलना होगा आप लोगों को। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस साइमल्टेनियसली? सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन, ठीक है? क्योंकि बहुत टॉपिक्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। फिर उसके बाद टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव होता है ना? तो आप लोगों को एक ही टॉपिक को सेपरेटली प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बेटर रिटेंशन, जब आप किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ते हो, उसका हर एक एस्पेक्ट पढ़ते हो, उसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हो, उसकी लिमिटेशंस पढ़ते हो, उसके अचीवमेंट्स पढ़ते हो, हर एक चीज़ को जब डीपली पढ़ते हो, या ये चीज़ जो हो रही है, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या इसके फ़ायदे हैं, तो बेटर रिटेंशन आपको मिलता है, ठीक है? आपकी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है, दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, तो इट हेल्प्स इन बेटर रिटेंशन। चौथी चीज़ क्या है, आपको होलिस्टिक कवरेज मिलती है किसी भी टॉपिक की। सो इट एनकरेजेस इन डेप्थ स्टडी फॉर मेंस व्हाइल इंश्योरिंग फैक्चुअल क्लैरिटी व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स। और पाँचवीं सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है? जब आप दोनों की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करते हो, तो एक तो आपका एग्जाम का जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस करता है, एज यू आर रेडी फॉर बोथ द स्टेजेस, है ना? विदाउट लास्ट मिनट क्रैमिंग। तो ऐसा नहीं होगा कि अरे लास्ट मिनट में अब क्या करें, आप दोनों के लिए तैयार आते हो, और आप जब प्रीलिम्स देने भी जाते हो तो आप एक कॉन्फिडेंस रहता है आपके अंदर, ठीक है? तो कई कई बार होता है कि हमने जैसे पढ़ लिया, प्रीलिम्स हम देने गए हैं और प्रीलिम्स हो भी रहा है, तो पेपर के बीच बैठे-बैठे कभी ये भी होता है चलो यार प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस कैसे होगा? तो आते हैं ये ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब आप दोनों साथ में पढ़ोगे ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। सो दिस अप्रोच विल इंश्योर अ वेल राउंडेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्ज़ाम। तो अगर मैं अब देखूँ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस, है ना? ये कम होते जा रहे हैं। 2020 तक अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चंस आते थे मॉडर्न हिस्ट्री से। अब 2020 के बाद हमने देखा है कि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और पिछले साल 2024 के पेपर में तो बहुत ही कम आए थे, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आए थे। और अब एंशिएंट मेडिएवल आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या जिस जिस तरीके से पहले के लोग जो हैं जब मॉडर्न ये मेडिएवल और एंशिएंट से काम आते थे, उसे छोड़ के चले जाते थे। तो अब आप लोगों के दिमाग में भी आएगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्या हम सिर्फ़ एनसीईआरटी करें? अब कुछ मार्केट में क्या हो रहा है ना, कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन्स जो हैं वो कम हो गए हैं 2020 के बाद, तो सिर्फ़ एनसीईआरटी कर लो तो प्रीलिम्स हो जाएगा। अरे भाई! प्रीलिम नहीं ना, मेंस भी तो देखना है ना। आईएएस लास्ट में बनना है ना, यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस, आईपीएस जो भी आप लोगों को बनना है, मेन एंड गोल तो वो है ना, एंड गोल प्रीलिम्स तो नहीं होगा ना। तो एनसीईआरटी भी अगर कर लोगे तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है? और फिर क्या गारंटी है कि यूपीएससी यही ट्रेंड फॉलो करे? हो सकता है 2024 तक कम आए, अब 2025 में ज़्यादा आ जाए मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मेन मोटिव क्या है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो अच्छे से करो। क्वेश्चन कम आए या ज़्यादा आए, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? अगर प्रीलिम्स में कम आ रहे हैं, तो हो सकता है मेंस में ज़्यादा आए। अगर पिछले कुछ साल से प्रीलिम्स में नहीं आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी यही ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है? तो सब्जेक्ट को बस छूना नहीं है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, तो ढंग से हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो मार्केट में अब ये हो रहा है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। तो प्लीज़ ये मत करना, ठीक है? ये आप कर सकते हो कि हाँ, क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं, जैसे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। 1885 से लेकर 1947 के पीरियड, ये जो नेशनल मूवमेंट का पीरियड है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका ये रेवेन्यू सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इस तरीके से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, और जहाँ से कम आ रहे हैं, उसमें थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, ठीक है? अगर ये है कि हाँ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से नहीं आ रहे हैं तो इसको छोड़ देते, तो नहीं, छोड़ना नहीं है। अच्छे ये भी करना है, ठीक है? लेकिन हाँ, ज़्यादा ध्यान इसमें दे सकते हो, इसमें थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो।
तो ये चीज़ है। तो कुछ क्वेश्चंस और हमेशा ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो कितनी भी किताबें आप पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी सोर्सेज़ पढ़ लो ना, वो किसी से भी नहीं होंगे। तो उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब एक मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ कि अगर आपने सिर्फ़ खाली स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो वहाँ से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको किस तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ना होगा। चलो अब हम स्पेक्ट्रम की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है? कि अगर मुझे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को प्री और मेंस, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या कन्वे करना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि प्री और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए, ठीक है? अब मैंने स्पेक्ट्रम सोर्स रखा है, अब मुझे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को प्रिपेयर करना है, तो मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूँगी उसे, ठीक है? अगर स्पेक्ट्रम में देखूँ मैं, तो ये मिल रखा है मुझे सेफ्टी वॉल्व में, अ, ये कंटेंट है कि ये सेफ्टी वॉल इन इन रीडर्स ने सपोर्ट की थी। आरपी दत्त का थोड़ा बहुत पॉइंट है, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में दे रखा है और ये इतना दे रखा है स्पेक्ट्रम में। लेकिन अब प्री भले ही अगर सेफ्टी वॉल्व के बारे में आए तो मैं हो सकता है क्वेश्चन कर लूँ। लेकिन अगर मेंस में आ जाए, ठीक है? तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? तो देखो, अगर मुझे प्रिपेयर करना है उसको मेंस रिलेटेड, तो सबसे पहले मुझे इसका ओरिजिन पता होना चाहिए, ठीक है? कि प्रपोज़ किसने करी थी, कब करी थी, कहाँ करी थी? तो विलियम बेडरमन ने करी थी इन हिज़ बायोग्राफी ऑफ ए.ओ. हुम व्हिच वाज़ पब्लिश्ड इन 1913 और की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद क्या एलिमेंट्स थे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के, ये हमें पता होना चाहिए कि इट वाज़ अ कंट्रोल प्लेटफॉर्म फॉर डिसकंटेंट, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडरेशन, फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन लीडर्स, ठीक है? फिर हमें सपोर्टर्स पता होने चाहिए कि लाला लाजपत राय, आरपी दत्त, इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया। फिर क्रिटिसिज्म एंड डिक्लाइनिंग सपोर्ट फॉर द थ्योरी भी हमें पता होना चाहिए, ये क्या है? फिर इम्पैक्ट क्या हुआ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का और इसका रिवैल्यूएशन क्या है कि करंट व्यू क्या है, ठीक है? ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? प्री और मेंस दोनों के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि नोट्स कैसे बनाएँ? इतने सारा फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन अगर हम देखें तो 4 जगह पे बनती है, ठीक है? बॉम्बे, मद्रास, इंग्लैंड और आपका बंगाल। तो इस तरीके से आपके नोट्स बनने चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये बॉक्स देखो, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बनती है कलकत्ता में। इस एसोसिएशन से इंस्पायर्ड होके 2 एसोसिएशन बनती है, एक बनती है बॉम्बे में व्हिच इज़ नोन एज़ बॉम्बे एसोसिएशन और एक बनती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है? तो इस तरीके से आपने बॉम्बे एसोसिएशन लिखा और यहीं पे तुरंत इसके बारे में बॉक्स बना के लिख दिया कि इससे इंस्पायर्ड होके इस चीज़ से इंस्पायर्ड होके ये बनी और साथ में जो दूसरी बनी वो भी आपने लिख दिया। तो ये आप लोगों को याद रहेगा इस तरीके से। फिर दूसरा क्या होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है याद करने में तो आप निमोनिक्स बना लो इस तरीके से। जैसे बांग्लादेश लव्स नेपाल बट इंडियन लीडर्स इंस्पायर। बांग्लादेश से क्या हो गया बंग सभा, फिर उसके बाद लव से क्या हो गया लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल से क्या हो गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप लोगों को डेट्स याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये इस तरीके का निमोनिक आप बना सकते हो। बांग्ला लोग ने 36 में सभा बनाई, 38 जमींदार अपने राइट्स के लिए मिले, ठीक है? 43 में ब्रिटिश सोसाइटी ने सबका डाटा कलेक्ट किया, 51 में मर्ज हुए, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि अगर यही याद करना है तो मैं ऐसे ही याद कर लेता हूँ डेट्स या ऐसे ही याद कर लेती हूँ जो भी इससे रिलेटेड ईयर्स हैं। तो आप करके देखो। एक बार आप इसको करके देखना और किसी और चीज़ में आप इस तरीके से करके देखना और 10 दिन बाद देखना कि आपको नॉर्मल जो आपने याद किया है वैसे याद रह रहा है या ये वाला आप लोगों को याद रह रहा है। और जो भी आपको याद रहे आप उस तरीके से करो। अगर मान लो आपने जो नॉर्मल याद किया है आप भूल जा रहे हो, लेकिन आपने जो इस तरीके से बना के राइम बना के याद किया था वो आप लोगों को काफ़ी 10-15 दिन तक थोड़ा बहुत ही ब्लरी वे में भी अगर रिमेंबर है, ठीक है? तो आप इस तरीके से करो, ठीक है? जैसे आप लोगों को सही लगता है वैसे करो लेकिन नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए कि मैंने देखा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से इंस्पायर होके बॉम्बे एसोसिएशन बना, दूसरा कौन-सा बना था वो तुरंत उसके साथ ही लिख दिया। हालाँकि मद्रास के बारे में यहाँ लिखा गया है, लेकिन साथ में वही लिख दो, है ना? तो वो बार-बार आप करोगे तो याद रहेगा। फिर उसके बाद ये जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इन 3 लोगों ने के थ्रू बनी थी। मेहता, ठीक है? फिरोज़ शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी एंड केटी टलांग, ठीक है? तो बॉम्बे ट्राई हो। अब मेहता को फिरोज़ शाह मेहता को लायन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है, तो वो मैंने यहीं पे लिख दिया। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप साथ-साथ लिखते रहो यहाँ पर, ठीक है? उसी तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में यहाँ पर ये क्या था कि ये मिलिटेंट इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप था, ठीक है?
तो दादाभाई नौरोजी और ये जो दिनशॉ पेटेट थे, इनसे अलग होकर इन लोगों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई, जबकि 1885 में आईएनसी भी बनी। तो क्यों इन्होंने अलग से ये बनाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? क्यों? क्योंकि ये इनकी जो अप्रोच थी वो थोड़ी मिलिटेंट थी, इसलिए इन्होंने आईएनसी से अलग अपनी एसोसिएशन बनाई। तो ये सब आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है? फिर इस तरीके से अगर आपको याद करना है, अगर आपको ईयर ऐसे ही याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि अब ये याद करूँगा तो ये नहीं कर लूँ, इसी में अपना दिमाग लगा लूँ, तो आप देखो कि ये याद करके आपको 10वें दिन तक याद रह रहा है क्या ये याद, या ये याद करके रह रहा है। जो भी आपको सही लगता है आप वो करो। पेपर आपको देना है, ठीक है? तो आपका जो रिमेम्बरिंग पावर है वो इम्पोर्टेंट है। फिर अब मैं देखती हूँ कि स्पेक्ट्रम में मुझे पॉलिटिकल एसोसिएशन कैसे दे रखी है, तो इस तरीके से दे रखी है कि पॉलिटिकल एसोसिएशन बंगाल में बनी, ये इस तरीके से। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंडियन लीग के बारे में दे रखा है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता दे रखा है, ठीक है। तो अब उसी तरीके से मद्रास के बारे में दे रखा होगा, उसी तरीके से बॉम्बे के बारे में दे रखा होगा। अब ऑब्वियसली जब आप ऐसे पढ़ोगे तो एक बार रीड कर लोगे, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसका रिवीजन आप कैसे करोगे, या प्रीलिम्स है तो लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है, तो उसके लिए ये नोट्स बनाने ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ पढ़ते हो, प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है? नोट्स के बिना मत पढ़ो। हाइलाइट वगैरह ये सब नहीं याद रहता है। हमेशा नोट्स बनाओ इस तरीके से। अगर इतना भी ऐसे भी नहीं बनाना है तो उससे छोटे तरीके से बनाओ, बट नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है? तो अब आप बताओ कि ऐसे आप लोगों को याद करना ज़्यादा सही लगेगा, या इस तरीके से नोट्स बना के आप लोगों को ज़्यादा बेटर लगेगा? ठीक है? फिर अगर आप मेरे को पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़नी है। लेकिन अगर हम देखें तो इस तरीके से दे रखा है वहाँ पे स्पेक्ट्रम में, ठीक है? इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, ठीक है? फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, लेकिन मेंस के लिए मुझे थोड़ा वो लगता है कि उसमें इतनी ज़्यादा आपको एनालिटिकल या डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। अब मेरे को पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में ही अगर मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो मैं स्पेक्ट्रम से नहीं पढ़ सकती ना। तो देखो, तो अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन में हम देखेंगे कि कौन-कौन थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनके मेथड्स क्या थे, इन लोगों ने किसको एक्सक्लूड कर रखा था, किसको इंक्लूड कर रखा था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमें सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है? उसके बाद हमें लिमिटेशन पता होना चाहिए उस चीज़ का। जब आप किसी भी चीज़ का सिग्निफिकेंस कर रहे हो, अचीवमेंट कर रहे हो, लिमिटेशन पढ़ रहे हो, उसके आइडियोलॉजी, उसके मेथड्स को कवर कर रहे हो और साथ में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो कर रहे हो, तब वो जो टॉपिक है वो होलिस्टिकली कवर हुआ है, और इसको ही कहते हैं पढ़ाई करना। अगर आप सिर्फ रीड करते हो, ठीक है? और जो एक सोर्स में लिखा है सिर्फ उसी को पढ़ते रहते हो और आप सोचते हो कि बहुत पढ़ लिया, ठीक है? आपने स्पेक्ट्रम के 1 दिन में 40-50 पेजेस कर लिए, ठीक है? लेकिन आप लोगों को ये तक नहीं पता कि अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन की अचीवमेंट्स क्या थी। चलो लिमिटेशन तो सबको पता होती है, अचीवमेंट्स क्या थी, और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनके मेथड्स क्या थे। तो यू फेल्ड एज़ अ स्टूडेंट। आपने पूरा दिन जो लगाया उसमें 6-7 घंटे जो आपने लगाए, आपको एक टॉपिक की होलिस्टिकली कवरेज नहीं मिली। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है? फिर उसी तरीके से आईएनसी है। अब क्या करना है ना कि कंपेयर करते-करते पढ़ना है। पॉलिटिकल एसोसिएशन के बाद क्या आता है? आईएनसी आता है। एक ये मेथड है कि आप लोगों को कंपेयर कर के करना है। जैसे अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन की आइडियोलॉजी ये थी, इनकी आइडियोलॉजी या इनका नेचर ये था। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस ये था, जो इसके बाद ऑर्गनाइजेशन आया उसका सिग्निफिकेंस ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है। अगर इसकी लिमिटेशन ये थी तो आईएनसी की लिमिटेशन ये थी। तो इस तरीके से करना है। फिर तो अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन और आईएनसी के बीच में आपने कंपेयर कर के पढ़ोगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा। फिर इसके बाद आएगा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, तो फिर इन दोनों को भी कंपेयर कर के पढ़ो कि मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी क्या थी, मॉडरेट्स के मेथड्स क्या थे, इसकी अचीवमेंट्स क्या थे, इसकी लिमिटेशंस क्या थी और मॉडरेट्स की डिमांड्स क्या थी। उसी तरीके से कंपेयर कर लो और बगल में ही लिख दो कि एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी क्या थी, इनसे और इनसे क्या अलग है, ठीक है? इसकी डिमांड्स क्या थी, इसके अचीवमेंट्स क्या थे, इसके लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऐसे आप लोगों को पढ़ना है। पहले तो नोट्स बना-बना के पढ़ना है, दूसरा ऐसे पढ़ना है कि हर एक चीज़ होलिस्टिकली कवर हो, ठीक है? अगर आप 4-5 घंटे या 1 दिन
40-50 पेजेज़ पढ़ भी रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है आपने और किसी एक टॉपिक की अगर आपसे सिग्निफिकेंस या लिमिटेशन पूछ लें, अगर आप लोगों को वो नहीं आ रहा है, तो यू आर फेलिंग एज़ अ स्टूडेंट। आपने टाइम दिया है, आपने घंटे दिए हैं, लेकिन आपने एक्चुअल में आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो इस तरीके से करना है। और तीसरा क्या है, कंपेयर कर के पढ़ना है। अगर यहाँ पर आईएनसी है, तो आईएनसी से पहले वाली ऑर्गनाइज़ेशन से उसको कंपेयर करो। मॉडरेट्स आ रहे हैं तो मॉडरेट्स को कंपेयर करो एक्सट्रीमिस्ट से, इस तरीके से आप लोगों को करना है। ये गांधी जब करोगे तो गांधी और अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू इन तीनों का चार्ट बना के इनको कंपेयर कर के करोगे कि क्या इनकी आइडियोलॉजी थी, क्या इनके अचीवमेंट्स थे, क्या इनके आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम्स थी, ये सारी चीज़ें। फिर अगर हम देखें तो आईएनसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसका फाउंडेशन हमने देखा कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बोली जाती है। फिर एओ ह्यूम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। तो व्हाट वाज़ द रोल ऑफ एओ ह्यूम इन द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? तो आप सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और 1885 से लेकर अगर हम देखें 1947 बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली मेंस में। और आप लोगों को रोल ही नहीं पता एओ ह्यूम का, जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक ये प्रॉब्लमैटिक है, यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? तो रोल में आप लिख लो छोटा-मोटा, ये क्या है 6-7 पॉइंट्स ही तो है। ये चीफ ऑर्गेनाइज़र था, फैसिलिटेटर था, डिप्लोमैटिक लिंक की तरह उसने सर्व किया, कन्वेइंग इंडियन कंसर्न टू ब्रिटिश, इन हेल्पिंग इंडियन लीडर्स एंगेज इन कोऑपरेशन एंड डायलॉग। फिर कोऑर्डिनेटेड इंडियन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, एडवोकेटेड फॉर पॉलिटिकल सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा बिलीव्ड इन इंडियंस मैनेजिंग देयर ओन फ्यूचर थ्रू रिप्रेजेंटेशन। फिर इसकी जर्नल थी पीपल्स फ्रेंड, जिसमें उसने इंडिया के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस पे एसेज और आर्टिकल्स लिखे, तो शायद स्पेक्ट्रम पे नहीं दे रखा है, ठीक है? इस तरीके से फिर प्रपोज्ड एम फॉर नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक हमारी पार्टी इंडियन नेशनल यूनियन, अतरंग मंडल, ये सारी चीजें ऐसे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? फिर अगर मैं स्पेक्ट्रम में देखूँ प्री कांग्रेस कैंपेन्स के बारे में, तो मुझे इतना दे रखा है वहाँ पर कि प्री कांग्रेस कैंपेन क्या थे? इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन से रिलेटेड था, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज से था, अगेंस्ट रिटर्न ऑफ गार्ड वेंचर। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें तो फिर भी पढ़ लोगे, लेकिन प्लांटेशन लेबर एंड अगेंस्ट इंडियन इमिग्रेशन एक्ट के बारे में अगर आपको पढ़ना है, इल्बर्ट बिल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ़ इतना दे रखा है। अब वो आपकी अगर आप स्पेक्ट्रम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में निकालें कि फॉर इम्पोज़िशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन पे ये क्यों कैंपेन कर रहे थे इसके अगेंस्ट, क्या रीज़न था? ठीक है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हालाँकि प्रेस एक्ट के बारे में लास्ट में दे रखा है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर लो, है ना? तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी वो चीज़। फिर ये प्लांटेशन लेबर और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? किसके लिए था? क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे थे? क्यों कैंपेन हो रहा था इसके अगेंस्ट? इस तरीके से करना है। तो जब आप ये पढ़ लिया आपने, आपने अब इनके बारे में सर्च किया, फिर आप नोट्स बनाओगे तो ऐसे बनाओगे कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्री कांग्रेस वर्क्स कैंपेन्स के बारे में बताओ कि कांग्रेस बनने से पहले क्या डिमांड थी लोगों की, क्या कैंपेन्स हो रहे थे, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब आप इस तरीके से लिखोगे आराम से। लाइसेंस टैक्स क्या था, ठीक है? तो ये टारगेट कर रहा था इंडियन ट्रेडर्स और स्मॉल बिजनेस को। फिर अबॉलिशन ऑफ कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटीज इसके अगेंस्ट क्यों आ रहा था? क्योंकि ये डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा था नेगेटिवली। ठीक है, अफ़गान वॉर के अगेंस्ट क्यों हो रहा था? क्यों? क्योंकि इंडियन के जो रिसोर्सेज़ हैं, वो वेस्ट कर रहे थे अपने ये इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट में, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक, इन सब के बारे में तो आपको लास्ट में जो दिया है, उसमें मिल भी जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर इल्बर्ट बिल है ना? अगर यहाँ पर देखें तो इल्बर्ट बिल किसके लिए आया था? कि इंडियंस के लिए आया था एक तरीके से और यूरोपियन कम्युनिटी ने इसे अपोज़ किया था। अब इल्बर्ट बिल में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ तो है कि इंडियन जजेस जो हैं अब वो ट्राई कर सकते हैं यूरोपियंस को, ठीक है? लेकिन कौन से मैटर में? ये पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ से हटाया है। आप लोग चेक करो कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। तो ये जो इल्बर्ट बिल आया था, ये सिविल केसेस के लिए आया था या क्रिमिनल केसेस के लिए आया था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए था या आपका हाई कोर्ट्स के लिए था? किसके लिए आया था? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है? और फिर जब 1884 में जब यूरोपियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करती है और 1884 में ये अमेंड होके आता है, तो अमेंड होने के बाद
क्या चेंजेज़ होते हैं उसमें, ठीक है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली है और आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो मतलब आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है? अभी भी टाइम है, ठीक है? तो आप अच्छे से कर सकते हो प्रिपेयर। तो अगर अब हम देखें कि पार्टीशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, तो इम्पैक्ट देखते हैं पार्टीशन का कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट था। और पॉलिटिकल इम्पैक्ट में मैंने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग भी फॉर्म होती है, ठीक है? 1905 में जो ये है पार्टीशन होता है अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट होता है। और मुस्लिम एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था पार्टीशन का कि मुस्लिम लीग फॉर्म होती है। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, अब तुरंत ही आप लोगों को मुस्लिम लीग के बारे में अपने नोट्स में इंक्लूड कर देना है। तो यही एक अच्छा वो रहता है ना कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए, यही एक एडवांटेज है कि आप बुक में कितना ही लिखोगे ना, इतनी जगह भी नहीं होती है। जब आप अपने नोट्स बनाते हो, आपने देखा अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसके बारे में अब मुझे जानना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ रीड करते जा रहे हैं, जब मुस्लिम लीग आएगा तब उसके बारे में पढ़ लेंगे, बुक के पीछे दे रखा होगा या कहीं न कहीं तो डिब्बे में दे रखा होगा, नहीं। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो कि इम्पैक्ट ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी 1906 में, तो आपको तुरंत ही उसके बारे में सर्च करना चाहिए और नोट डाउन कर देना चाहिए कि फिर आप लोगों को पता चलेगा अच्छा 1906 में बनी थी, ढाका में बनी थी, कि लीडर्स कौन थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे। जब तक आपको उसके ऑब्जेक्टिव नहीं पता चलेंगे, तब तक आपको उसका इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा? ठीक है? फिर क्यों बनी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के उससे हुई थी, क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, ठीक है? फिर annulment ऑफ पार्टीशन से इसका क्या रिलेशन है? प्रेज़िडेंट कौन था? तो जब आप इसके बारे में डिटेल में नहीं देखोगे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में? तो वहीं साथ-साथ बनाना है। ये उस पे नहीं रहना कि आप लास्ट में तो दे ही रखा होगा। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आप लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट। आपने सोचा कि लास्ट में दे रखा है सारे न्यूज़पेपर वो वाला जो उन्होंने दे रखा है आर्म्स एक्ट के बारे में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, हम वहाँ देखेंगे। नहीं, वहाँ नहीं देखना है। तुरंत सर्च करना है कि क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या है इंडियन आर्म्स एक्ट या क्या है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, उसके बारे में थोड़ा जानना है, नोट्स लिखने हैं और फिर आगे जाके पढ़ना है। अब ये पढ़ने में मुझे लग जाएगा 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करने में। ये करने में मुझे लगेंगे 10-15 मिनट। इसलिए आप लोग डरते हो ये करने के लिए, है ना? बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी। फिर उसके बाद अब देखो, अब मैंने मुस्लिम लीग देखा, अब मुस्लिम लीग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये एक इम्पोर्टेंट बॉडी बनी, है ना? मुस्लिम लीग आगे जाके देखा जाए तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान का भी इसमें इन्फ्लुएंस था, पाकिस्तान बनने का भी इसमें इसका इन्फ्लुएंस था, ठीक है? तो अब ओ मुस्लिम लीग इम्पोर्टेंट है मीन्स पर्सपेक्टिव से क्योंकि हमने देखा है कि मीन्स में कम्युनलिज़्म वगैरह पे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? कि किस तरीके से कम्युनलिज़्म आया इंडिया में, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं मुस्लिम लीग को मीन्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ूँगी, ठीक है? कि अच्छा ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये हमने देख लिया। अब फैक्टर्स क्या थे? तो पार्टीशन था, कंसोलिडेटेड ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट ये एक था। फिर रोल ऑफ नवाब सलीमुल्लाह ढाका ये हम देखेंगे। फिर रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान्स लीगेसी, ब्रिटिश सपोर्ट फॉर मुस्लिम लीग कि मुस्लिम लीग को ब्रिटिश ने क्यों सपोर्ट किया, ठीक है? तो जब तक आप अब यहाँ पर आपने देखा कि ब्रिटिश ने सपोर्ट किया मुस्लिम लीग को, तो जब तक आप मुस्लिम लीग की ऑब्जेक्टिव्स नहीं जानोगे, तो आप लोगों को ये पॉइंट कैसे समझ आएगा? फिर आपने यहाँ पर देखा रोल ऑफ सैयद अहमद खान्स लीगेसी। अब आपको तुरंत इनका नाम पढ़ते ही सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको जो चैप्टर है वो याद आना चाहिए। उस चैप्टर में आपको अलीगढ़ मूवमेंट याद आना चाहिए। फिर आप अलीगढ़ मूवमेंट को रिकॉल करोगे कि यार इस इंसान का तो नाम अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड है ना, तो अलीगढ़ मूवमेंट क्या है? अब नहीं अगर आपको पता है तो तुरंत अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में लिखो। फाउंडर कौन थे? कोर आइडिया क्या था? क्या था कि मॉडर्नाइज़ करना है मुस्लिम को थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन व्हाइल मेंटेनिंग इस्लामिक वैल्यूज की ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आगे जाके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाता है। फिर बनता है यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, फिर इनकी पब्लिकेशंस भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि हमने यहाँ पर देखा पार्टीशन का इम्पैक्ट एक था, पॉलिटिकल इम्पैक्ट कि मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। फिर हमने मुस्लिम लीग के बारे में देखा। अब हमें लग रहा है यार ये इम्पोर्टेंट है मुस्लिम लीग क्योंकि कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने मुस्लिम लीग के बारे में देखा। एक फैक्टर्स में हमने देखा इसमें कि सैयद अहमद खान की लेगेसी, ये हमने एक पॉइंट पढ़ा। तो अब ये पढ़ने के बाद हमें अलीगढ़ मूवमेंट याद आना चाहिए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हमारा दिमाग चल जाना चाहिए, इस इंसान का नाम पढ़ते ही।
फिर यहाँ पर हमने अलीगढ़ मूवमेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को होलिस्टिकली कवर करते हैं। फिर फिर हम देखें कि कुछ इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं, जैसे हिंदू महासभा, सॉरी, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए कि कब ये बना, फाउंडर कौन थे, ठीक है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन-कौन रिलेटेड थे इनसे। फिर पोजीशन ऑन कम्युनलिज़्म, इस तरीके का। अब ये जब मैंने मुस्लिम लीग पढ़ा ना, तभी मेरे दिमाग में हिंदू महासभा भी आया, ठीक है? और मैंने तुरंत उसके बारे में नोट्स बना लिए। फिर ये प्रिकर्सर है आरएसएस का। फिर अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरएसएस क्या है, और आजकल आरएसएस की आइडियोलॉजी भी बहुत डोमिनेंट है। आज के टाइम पे अगर हम देखें, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो आप लोगों को आरएसएस के बारे में पता होना चाहिए। तुरंत आपने आरएसएस के बारे में निकाला कि ठीक है, अच्छा ये था, आपने लिख दिया। फिर आरएसएस में आपने देखा कि फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, एक बजरंग दल है और एक वीएचपी है और एक बीएमएस है। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वीएचपी और बीएमएस क्या है, आपने निकाल दिया। भारतीय मजदूर संघ है और वीएचपी विष्णु हिंदू परिषद है। बहुत डिटेल में नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रही कि मीन्स पर्सपेक्टिव से भी इन चीज़ों को करो, लेकिन इनके बारे में थोड़ा बहुत जब आप जानोगे, तभी आप होलिस्टिकली एक चीज़ को कवर कर रहे हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ है, और इससे पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, लेबर रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? तो भारतीय मजदूर संघ भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब आपको देखने में लग रहा होगा इतना टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा, इसी को पढ़ाई कहते हैं। ठीक है? आपने यहाँ पे जब आपने मुस्लिम लीग पढ़ा, तो आप लोगों के दिमाग में एक और ऑर्गनाइज़ेशन आनी चाहिए, मुस्लिम लीग, कम्युनलिज़्म के बीच में, कि हाँ, हिंदू महासभा भी करके एक थी। फिर हमने यहाँ पर आरएसएस देखा, तो आरएसएस के बारे में देख लिया। फिर इसमें हमने देखा वीएचपी और बीएमएस क्या है, बजरंग दल तो सबको पता ही होता है। उसकी आइडियोलॉजी के बारे में, उसके लीडर्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। क्योंकि ये सब 1947 से अगर हम देखें, पहले की हमें चीज़ें करनी है, ठीक है? लेकिन ये नई बनी है, 1964 में बनी है, 1955 में ये चीज़ बनी है, तो आप देखो इसको ना, रीड करने में क्या है? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोगों को करना है। सो मोटिव ऑफ दिस लेक्चर वाज़ नॉट टू क्रिएट एनी फोमो। मोटिव बस इतना है कि अभी भी टाइम है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको इसी अप्रोच से पढ़ना है। किसी एक बुक में हर एक चीज़ नहीं मिलती, ठीक है? किसी पर्टिकुलर एक बुक के पीछे मत भागना। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को समझने की। अगर आप इस अप्रोच से पढ़ोगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्री और मेंस के लिए अलग-अलग पढ़ने की, ठीक है? तो इंटरनेट को यूज़ करना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है? और एट लास्ट मेंस आपको रैंक दिलाएगा। प्री क्लियर हो भी जाए, मेंस में रुक जाओगे अगर इस तरीके से नहीं पढ़ोगे, या अगर क्यूरियस आप नहीं होगे तो। अननेसेसरीली प्री और मेंस को सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेपरेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं, क्योंकि वो अपना प्रीलिम्स का कोर्स बेचना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता प्री और मेंस को अलग-अलग से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? एक साथ पढ़ो। मेन मोटिव इज़ टू कन्वे, चूज़ योर सोर्सेज़ वाइज़ली। अगर आपकी किसी पर्टिकुलर सोर्स में, जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज़ एक बुक में नहीं मिलती, तो आपको क्यूरियस होना चाहिए, है ना? वो क्यूरियस होना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है? और ऐसे पढ़ो कि आपका प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से आप करो, और किसी भी टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करना है आपको। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग।